हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं जो हम कल देख रहे थे, द देशभक्त आकाश बनर्जी की, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या अडानी एक बिजनेसमैन है या ओलिगार्क है। तो देखते हैं। अदानी का फॉर्च्यून्स है, जो उनकी किस्मत है वो हमेशा पॉलिसी के साथ मिली हुई है। सरकार कुछ नई चीज करना चाहती है, नई पॉलिसी करना चाहती है, उससे उसे बेनिफिट मिलता है। गौतम अदानी ने फिर पावर बिजनेस की सब्सिडरी बनाई, अदानी ग्रुप की अदानी पावर 1996 में। आज वही कंपनी इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है एंड सोलर पावर प्रोड्यूसर है। 1999 में अदानी विलमार इनकॉर्पोरेट हुई विद जॉइंट वेंचर बिटवीन सिंगापुर विलमार। फॉर्च्यून ब्रांड शायद हम सबके घर में हो चुका है। इंडिया लार्जेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड वो बन गई। उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी घुसी 2001 में। 2005 में इट वन इंडिया फर्स्ट माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर या एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट। 2010 में अदानी ग्रुप ने अपना सबसे बड़ा पासा खेला। उन्होंने कार्माइकल कोल माइन इन ऑस्ट्रेलिया को अक्वायर किया। ये माइन काफी एनवायरमेंटल ग्रुप्स के निशाने में रहा है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल पहले से ही था। मैसिव प्रोटेस्ट हुए इसके बारे में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे और ऑनलाइन भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। आई थिंक इस टाइम पे पहली बार मुझे पता चला था कि अडानी ग्रुप नाम का कोई बिजनेस ग्रुप है इंडिया में। एनवायरमेंटल सवाल उठाए गए, फाइनेंशियल सवाल उठाए गए, लेकिन अदानी बैक डाउन नहीं किए और काम पूरा करके ये जो फर्स्ट एक्सपोर्ट हुआ है इस माइन से, ये 2021 में हुआ। तो यहां भी काम पूरा कर दिया डिस्पाइट ऑल दी ऑपोजिशन। शाबाश। तो कंट्रोवर्शियल बिट में आने से पहले ये तो क्लियर कर दे कि 2014 से पहले भी अदानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और इस पर भी कोई डिप्लोमेसी नहीं करते हैं कि हमारे देश में ऐसी प्रथा रही है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे बिजनेसमैन ने बिजनेस किया है। और लेट्स आल्सो एडमिट इट कि पॉलिटिक्स का नेचर ही ऐसा है, खासकर कि दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाकर बिजनेस नहीं कर सकते हो। फ्रेंडली रिलेशन होना अच्छा है, जिसको अदानी ग्रुप खुद कहती है। नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही बिजनेसमैन और गवर्नमेंट का, स्पेशली डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट में, काइंड ऑफ हैंड एंड ग्लव का ही रिलेशन होता है। आपको बहुत कम ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जब आपको ये दिखेगा कि कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया हो। और जब ऐसा होता है तो वो अपने आप में एक लाइक जिसे कहते हैं, एक ऐसी इवेंट बनता है जो कि आंखों में आपको नज़र आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, हंगेरियन ओरिजिन के अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। वो जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी तो उसके काफ़ी अगेंस्ट थे और काफ़ी उनकी आपस में तू मैं हुई और वो चीज़ काफ़ी फेमस हो गई। बहुत सारे लोग जो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट हो गए, आज भी हैं। हज़ारों कॉन्स्पिरेसीज हैं उनके बारे में। बहुत सारे लोग जो ट्रम्प के अगेंस्ट हैं वो जॉर्ज सोरोस की तारीफ़ करते नहीं थकते। तो बट जब कुछ ऐसा होता है तो ये एक एक्सेप्शनल मोमेंट होती है। जनरली बिजनेस और गवर्नमेंट हैंड इन हैंड ही चलते हैं। है कि उन्होंने जो सरकारी जो टेल विंड्स हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो किया है, उससे उन्हें बेनिफिट मिला है। 2014 के बाद ये जो टेलविंड्स हैं, ये जो बेनिफिट है, ये जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इसके वजह से एक नई कंट्रोवर्सी एक अलग लेवल पर खड़ी हो गई है। उसके बारे में अब बात करेंगे देशभक्त पे। पर उससे बात करने से पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर कैम्बली को भी थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, कैम्बली आपको दुनिया का रिचेस्ट तो नहीं अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से क्या चेंज आ गया, उस पर बात करना इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, बट उसमें एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि अभी तक कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने कोई दो नंबर काम किया हो या उन्होंने कोई काम किया हो जिसमें उन्होंने कोई गबन कर लिया हो या कुछ पैसे मार लिए हो या लाइक अंडर क्वालिटी, लाइक जो प्रॉमिस की थी उससे लोअर क्वालिटी डिलीवरी दी हो। ऐसी कोई नेगेटिव बात समझ में नहीं आई अभी तक। जितनी बात हुई है वो ये हुई है कि ये ग्रुप था जो बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, नए बिजनेस ले रहा है, उन्हें डिलीवर करके दे रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैं कोई नेगेटिव चीज़ इसमें नहीं देख पाया हूँ। बना देगा, लेकिन आपके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज जरूर खोल देगा। देखिए, आज के इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, काम करता है आप। ओके, ये कैम्बली की प्रमोशन है तो हम आगे चले जाते हैं। सब्जेक्ट से हमारे रिलेटेड नहीं है। ये एक जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना जाके। कीप मूविंग ऑन।
99 15 मिनट ऑफ ट्रायल क्लास 99 नहीं 29 रुपये में, या बहुत ही अफोर्डेबल है यार, इतने में तो मोमो की प्लेट नहीं आती। इफ यू लाइक इट, बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं पोस्ट 2014 की स्टोरी में कि अब क्या हो रहा है, ये ओलिगार्क का टैग क्यों लग रहा है। देखिए, अगर हम एक दशक पीछे चले जाएं, 2012 की बात करें, तो अंबानी का वेल्थ अराउंड 18.7 बिलियन, और अदानी के फॉर्च्यून्स में अगर आप बात करें तो वो 3.1 बिलियन डॉलर्स था। देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 18.7 और 3.1 बिलियन। लेकिन अगर अभी के आंकड़े देखें तो अदानी इज 50 बिलियन डॉलर्स वेल्दियर देन अंबानी। 50 बिलियन डॉलर का फर्क, उससे भी मैंने इतने फासले को क्रॉस किया और 50 बिलियन एक्स्ट्रा बना लिया। कैसे हो गया भाई? कहते हैं कि भाई देखिए, अदानी के उसमें जलवा है कि सरकार जो सोचती है वो अदानी कर डालती है। सरकार ने सोचा कि सोलर एनर्जी करेंगे, विंड एनर्जी करेंगे, तो 2017 में अदानी ग्रुप ने सोलर पैनल, पीवी पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और आज इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बन गई। 2020 में अदानीज ने बोला कि देखिए, पोर्ट्स तो हमारे पास है ही है, अब जब पोर्ट्स हैं तो एयर भी लगा देते, एयरपोर्ट्स भी हम ले लेते हैं। और धड़ाधड़ फिर उन्होंने एयरपोर्ट्स एक्वायर करना शुरू कर दिया और देश के सबसे बड़े अब प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन रहे हैं। और लास्ट ईयर तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप से भी ले लिया। अच्छा, वो जो आपका ड्रीम हाउस है ना, अब वो भी अदानी ही बनाएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप ने अब इंडिया के टॉप 2 सीमेंट कॉर्पोरेशन अंबुजा लिमिटेड एंड एसीसी लिमिटेड को अब खरीद लिया है। अब अदानी इज द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो आपका घर भी वही बनाएंगे। तो क्लियरली आपको दिखता है वही हम पहले वाले से बनवा लेंगे जो लार्जेस्ट है, उससे क्या दिक्कत है। और ये बहुत सारे लोग भी सवाल पूछते हैं कि क्या देश के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अदानी ही मिले हैं सब कुछ बेचने के लिए, और वो खड़े हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, बस आप ही ले लो, अब आप ही चला लो। ये लॉजिकली इनकरेक्ट है जो ये बोल रहे हैं कि देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बस खड़े हैं। देखो, इन्होंने कहा कि अदानी के पास 3 बिलियन था 2012 में और अंबानी के पास 18 बिलियन था। तो मेरे दोस्त, अगर आज अंबानी 18 पे ही खड़ा होता और ये उनसे 50 आगे चले गए होते, मतलब 68 पे चले गए होते और अंबानी 18 पे खड़े होते, तो आपकी बात लॉजिकली बनती थी कि बाकी स्टैग्नेंट है, ये क्यों बढ़ रहे हैं। बट अगर बाकी सारे भी बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर ये 50 बिलियन आ गए हैं और ये 150 कुछ बिलियन पे हैं, तो अंबानी भी 18 से 100 पे तो पहुंचा है। आई एम प्रिटी श्योर कि दूसरे भी जितने बड़े बिजनेस हाउसेज हैं इंडिया में, उन्होंने भी, महिंद्रा का मुझे पता ही है कि वो उन्होंने पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि डबल से भी ज़्यादा कम से कम अपना बिज़नेस नहीं बढ़ाया होगा। तो बाकी सारे भी बढ़ रहे हैं। अभी तक मैं कोई ऐसा नहीं सुना मैंने अभी तक इस वीडियो में कि इसने कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया या गलत किया कोई काम या किसी को पैसा खिलाया, जो भी मर्जी। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम सो फार। और अनलिमिटेड पैसा भी है अदानी के पास ये सब खरीदने के लिए। तो व्हाट इज लीडिंग टू दिस, माने इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, ये शेयर प्राइसेस इतना ऊपर कैसे जा रही हैं? अब इसकी अपने आप में एक बहुत लंबी स्टोरी है, अपने आप में एक एपिसोड बन सकता है। शेयर मार्केट का सिंपल सा हिसाब होता है भाई, जो जीत रहा होता है, जो फायदे में होता है, उसको और ज़्यादा फ़ायदा मिलता चला जाता है, और जो नुकसान में होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता चला जाता है। क्योंकि ह्यूमंस का नेचर ऐसा होता है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, कि मतलब अगर एक शेयर बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और वो शेयर फिर और बढ़ेगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, अब और बढ़ेगा तो उसको फिर और ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर वो शेयर और बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की ग्रोथ भी फिर इसी रेट से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं इनका क्या रोल है। और दूसरा कि भैया ये बात भी सही है कि इन्वेस्टर्स भी जानते हैं कि पैसा कहां जाना चाहिए, पैसा कहां मेरा स्टेबल रहेगा, पैसा मेरा लॉन्ग रन में कहां सेफ रहेगा। क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भैया देखिए, अदानी है तो मुमकिन है। अगर आप पिछले 5 साल के देख लीजिए, अगर नंबर्स देख लीजिए 2018 टिल डेट, अदानी स्टॉक्स हैव गेन्ड एनीवेयर बिटवीन 1200% टू ऑलमोस्ट 8000%। अब ये सिर्फ स्पेकुलेशन के वजह से नहीं बढ़ सकता है, तो लोगों को भी मालूम है कि मेरा पैसा कहां सेफ है, विच इज टू बिग टू फेल। तो इसके वजह से फ्रेंजी हुआ है, क्योंकि जहां स्टेबिलिटी होती है, जहां लोग डालना शुरू करते हैं पैसा, वहां फिर और लोग डालना चाहते हैं, और इसी की वजह से ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर चल रही है और उनकी जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ रही है। तो नेट आप जो भी कर लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो अदानी थे, लेकिन 2014 में मोदी को सेंटर स्टेज आने के बाद, नेशनल पॉलिटिक्स में आने के बाद, अदानीज वेल्थ हैज आल्सो इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स। 8 इयर्स में 20 गुना
3 गुना नहीं, 20 गुना बढ़ा है। 7.3 बिलियन इन 2014 टू 140 बिलियन नाउ। ये मैंने ये बहुत रेयर होगा इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ। एक्चुअली रेयर नहीं है इतना। मेरे पास लाइक ऑन माई स्लीव मेरे पास एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन ग्रोथ जनरली जब इस तरह से ग्रोथ होती है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही होती है। इंडिया को, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को उठा के देखेंगे, आज इंडिया ऑलमोस्ट $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 4 मान के चल लो, ठीक है। इंडिया को ज़ीरो से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में हज़ारों साल लग गए, और उस चीज़ को 4 गुना करने में शायद 1 डेकेड लगा होगा, सिर्फ 10 से 12-15 साल। आई डोंट नो एग्जैक्टली कब इंडिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी, बट मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ये 2005 के बाद ही हुआ होगा। तो 2005 से लेके आज तक 15 से 17 साल बनते हैं। इस दौरान में कभी ना कभी इंडिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी होगी। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट, ये मेरा अंदाज़ा है सिर्फ। अगर डिफरेंट है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये क्योंकि मैं चीज़ों को पैटर्न में देखता हूँ, और वो पैटर्न मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अगर चीज़ें उस पैटर्न से बाहर जा रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, उस पैटर्न में है तो प्रॉब्लम जनरली नहीं है। तो ये भी सेम चीज़ बनती है। ग्रोथ जब होती है किसी भी चीज़ की तो वो एक्सपोनेंशियल ही होती है। मैं इसका एक और एग्जांपल यूट्यूब से दे देता हूँ, क्योंकि लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको पता होगा। जिन लोगों के सब्सक्राइबर जो ग्रोथ होती है ज़िंदगी के पहले 1000 या 2000 या 10,000, जितना छोटा माइलस्टोन उठाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगा होगा उसे अचीव करने में। लेकिन जिस बंदे को 0 से 1 लाख पहुंचने में टाइम लगा होगा, उसको लाख से मिलियन पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगा होगा, जबकि 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ है लाख से मिलियन में। तो इसी तरीके से ग्रोथ होती है बिजनेसेस ऑल्सो। तो जहां जहां कोर सेक्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ठीक है प्राइवेटाइजेशन हो, हमारा काम नहीं है सब कुछ चलाने का, वहां अदानी जैसे ग्रुप मेन बेनिफिशियरी है। और इसी के वजह से वो जो ओलिगार्क वाला जो टाइटल है वो आता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट इस ओलिगार्क के टाइटल को इस्तेमाल करने लगे हैं। ये ऐसा क्यों है? एक ओलिगार्क ऐसा पर्सन है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने अपना पैसा बनाया है ड्यू टू क्लोज प्रोक्सिमिटी टू पावर, और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इस ओलिगार्क को बेनिफिट करती हैं। रामचंद्र गुहा का क्या कहना है? गुहा का यह कहना है कि हम लोग जो रशियन ओलिगार्क सिस्टम है उसको इमिटेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वेरी फ्यू कंपनीज। माने आपके पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडस्ट्री में भी, माने छोटा मोटा जो आएगा वो मर जाएगा। जो प्रोटेक्शनिज्म है, जो सरकार जो कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती है, वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो बाकी लोगों को है उनको आप शट ऑफ कर रहे हो। ये देश के लिए खतरे की बात है। जो दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उन्होंने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि क्या सारे बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है? जिन बिजनेसेस में अदानी है ही नहीं उसको नुकसान कैसे हो सकता है, क्योंकि अदानी उसका कंपटीशन ही नहीं है। इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। पहली चीज़, ठीक है, तो जिन बिजनेस में वो है नहीं उनमें तो ये नहीं दे रहे ना उन बिजनेसमैन को कंपटीशन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी बिज़नेस में जब कोई नई पॉलिसी आती है ना, तो जो लोग उस फील्ड में पहले से काम कर रहे होते हैं वो सबसे अच्छी तरीके से पॉइज्ड होते हैं उस नई पॉलिसी का फ़ायदा उठाने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया का रूल है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इंडिया में यशराज एक बड़ी स्टूडियो है फिल्म बनाने के लिए, ठीक है। इंडिया में जब नेटफ्लिक्स आया और उसने मूवीज़ बनाने के लिए लोगों को हायर करना शुरू किया, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के बजट पैसा देना शुरू किया मूवी बनाओ, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में यशराज या उनके जैसे लेवल के जो लोग हैं वो हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास सेटअप है, उनके पास हर कुछ है वो करने का। अगर अंबानी के पास पावर प्रोजेक्ट्स की पहले से एक्सपीरियंस है, जब सोलर आएगा उससे रिलेटेड चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे आगे होगा अडानी, ठीक है। तो ये एक फिनोमिनन होता है, इसको आप समझिए। इसमें ये नहीं है कि अगर हाँ इसमें गलत क्या हो सकता है? इसमें गलत ये हो सकता है कि मैं और अडानी दोनों जाते हैं गवर्नमेंट के पास, हम दोनों कहते हैं हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। मैं कहता हूँ सरकार को, मेरा कोटेशन सरकार को है, मैं आपको 20 रुपये में दे दूँगा, ठीक है, 1 किलोवाट। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सही रेट्स ये नहीं होते। मैं 1 किलोवाट 20 रुपये में दे दूँगा, ठीक है। अडानी कहता है मैं आपको दूंगा 22 रुपये में। सरकार फिर भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, उसको देती है, क्योंकि सरकार उसको लाइक करती है। ये गलत है। मैं अगर 20 में कहता हूँ, अडानी 19 में कहता है और सरकार उसको देती है, ये गलत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और मैं कितना भी छोटा हूँ। और ये चीज़ समझिए, जितना छोटा होगा उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी,
जितना बड़ा होगा उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट खाने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मैं छोटा हूँ, मेरी कैपेसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की कम होगी। आपने अक्सर सुना होगा अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट्स नुकसान पे बेचता है बड़ा होने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास आते रहें। सबसे सस्ता बेचता है क्योंकि उसके पास उसको मार्केट अपना शेयर बढ़ाना है, उसको सबको खा जाना है। फ्री मार्केट का ही नियम है। अगर आपने फ्री मार्केट चुना है, जो कि अपेरेंटली बेस्ट पॉलिसी है दुनिया में, अगर आप रिकॉर्ड देख लो हिस्ट्री आज तक का, तो उसका ये एक रिज़ल्ट है। अब इसमें कैग जैसी संस्थाएं होती हैं, CAG, जो इन चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करती हैं, इसको नेगेटिव दिशा में जाने से रोकती हैं। अगर सरकार कुछ इस तरीके के 2 नंबर काम कर रही होगी, तो कैग जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ये है कि इनमें इनको लाइक ओवरसी करे, देखे, इंक्वायर करे अगर कुछ गलत हो रहा है और उसको सॉल्व करे, और अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा दे। सिंपल सी ये बात है। लास्ट बात, इन्होंने रामचंद्र गुहा का एग्जाम्पल दिया। जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हो, जब भी आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किन सोर्सेज को ले रहे हो बातें सुनने के लिए, यानी उनका ओपिनियन लेने के लिए। इन्होंने इससे पहले जो मीडिया सोर्सेस कोट किए थे वो थे वायर जैसे टाइप के, और जो एक्सपर्ट्स को लिख रहे हैं वो है रामचंद्र गुहा टाइप के। दोनों ही एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, हर किसी को पता है। अगर नहीं पता तो कंफर्म कर लो, थोड़ी सी रिसर्च बढ़ाओ। रिसर्च सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और उसकी लीनियंसी किस तरफ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको नोट करना होता है जब आप किसी भी चीज़ के रिसर्च कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो वो लोग तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाएंगे, फ्री मार्केट के अगेंस्ट ही जाएंगे, वो लेफ्ट लीनिंग सोच वाले लोग हैं। स्वामी जी का भी इन्होंने एग्जांपल दिया था कि स्वामी भी इसके अगेंस्ट है। देखो, स्वामी जी खास तरीके के इंसान हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी ही सोच को काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट मानते हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यह ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी हर बात से एग्री करूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, हो सकता है उनके पास कोई रीज़न होंगे। वो बहुत ही सेटल्ड माइंड के इंसान हैं। वो कोर्ट में चले जाते हैं, अगर उनको कुछ गलत लग रहा होता है वो केस ठोक देते हैं। उन्होंने गांधी परिवार पे केस ठोक दिया था, तो आई होप अगर उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गलत लगा तो वो ट्वीट के बजाय केस भी ठोक देंगे एक दिन। और अगर ऐसा होता है तो हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है कोर्ट के थ्रू, तो ये थोड़ा सा खोल के एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। ने भी इस शब्द का प्रयोग किया जब एनडीटीवी की खबर आई कि अदानीज आर द हिंदू, एनडीटीवी सोर्सेस उसी जगह से आ रहे हैं, गोइंग टू टेक ओवर एनडीटीवी और एक एक्विजिशन करने की कोशिश की है फोर्सिबली। और अगेन, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी, हिंदू एनडीटीवी सोर्स नहीं है, द हिंदू बात कर रहा है एनडीटीवी की रीसेंट अडानी एक्विजिशन के बारे में, जिसमें हमने आई थिंक पहले बात की थी एक बार, एक शाम शर्मा के शायद एपिसोड पे रिएक्ट करते हुए। तो एनीवे, जब मैं कह रहा हूँ कि हिंदू ये सेम जगह से आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन्हें नकार देना चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट लीनिंग है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी लीनियंसी किस तरफ है, ताकि हमें ये पता हो कि वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका पर्सनल बायस भी होगा। और अगर उनका कुछ इस तरीके का आरोप है कि गलत हो रहा है तो इंक्वायरी बिठाओ, केस करो, फाइंड आउट करो। बिना प्रूफ किए हुए किसी को ओलिगार्क बुला लेना इस चीज़ का रास्ता पेव करता है कि आगे जाके जो लोग आपकी साइड के होंगे उनको भी, उनके साथ भी ये किया जा सकेगा। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये साफ हो रहा है कि देश में दो ओलिगार्क्स हैं जो इकोनॉमी को और इंटायर मीडिया इंडस्ट्री को आपस में बांट रहे हैं, जिससे इंडिपेंडेंट प्लेयर्स नहीं होंगे। द मीडिया हैज इंक्रीजिंगली बिकम द वॉइस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। ये मीडिया के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है कि अगर दो चार ऐसे लोग हैं जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री या पूरे इकोनॉमी पर कब्जा करके बैठे हैं, और ये देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। ये देखिए, इंटरनेशनल गार्जियन, करोड़ों लोग इंटरनेशनली इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा जा रहा है? अदानी को रेफर किया जा रहा है एज मोदीज एलाय। ये हमारे देश के इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक इतने गार्डियन का बेस्ट यूज पता है क्या है? जब घर के शीशों पे और गाड़ी के शीशों पे धूल चढ़ जाए ना, तो गार्डियन का पेपर लो, गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इनका पेपर लो और उन शीशों को जो धूल है वो साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करो। पढ़ने की मेहनत करना फ़ायदा नहीं है क्योंकि गार्बेज भरा होता है इनके अंदर। और ये मेरा ओपिनियन है, कोई एग्री कर सकता है, नहीं कर सकता, बट वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, कूड़ा, इनकी जगह है कूड़ादान। बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को एक प्रधानमंत्री का एलाय बुलाया जा रहा है। अब देखिए, इससे पहले कि आप ये बोले कि देखिए पहले कुछ गलत,
यही लोग वो थे जिन्होंने इंडिया के मार्स मिशन के बाद इंडिया के ऊपर कार्टून छापा था, अगर आपको नहीं पता, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब उसी बैंड के लोग हैं। तो नहीं था कि नहीं, पहले भी बहुत कुछ गलत था और हमने बहुत सारा करप्शन देखा है यूपीए के टाइम पे भी, और उसे कहा जाता था ये पॉइंट मैं नहीं उठाऊंगा कि पहले भी तो होता था, क्योंकि ये सही पॉइंट नहीं है, इसको ब्लेम गेम कहते हैं। मेरा पॉइंट ये है, अगर कुछ गलत हो रहा है केस करो, साबित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, एजेंसीज हैं जो मिटिगेट करती हैं इन चीज़ों को, उनको एम्पावर करने का फ़ायदा है। गलत नहीं होना चाहिए। अगेन, अगर कुछ गलत हो रहा है वो गलत है, वो रुकना चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म माने ऐसे पूंजीपति, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि सरकार से करीब थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, टेंडर लेते थे, रिश्वत देते थे, सेटिंग कराते थे और अपना पैसा कमाते थे। ये क्रोनी कैपिटलिज्म यूपीए के टाइम पे चरम सीमा तक पहुंच चुका था और इसके बारे में रघुराम राजन ने खुद लिखा था कि ये देश के लिए खतरा है और क्रोनी कैपिटलिज्म किसी भी देश के लिए खतरा होता है। देखिए, कैपिटलिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप कैपिटलिज्म पे कोई लगाम नहीं लगाओगे, उसको कंट्रोल नहीं करोगे, उसको ओवरराइड करने दोगे कि भैया सब कुछ वही करेंगे और सब कुछ इलीगली होगा या अंडर द टेबल होगा, तो वो देश के लिए खतरा है। लेकिन दोस्त, कैपिटलिज्म में अंडर द टेबल या इलीगल होने का क्लॉज है ही नहीं। वो सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम है कि हम करप्शन करने की कोशिश करते हैं, हम लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठा के दूसरों को दबा के खुद आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं अनएथिकल तरीके से। कैपिटलिज्म ये नहीं करता कि भाई घूस दो। कैपिटलिज्म तो लॉ है, लॉ को फॉलो करके बिजनेस को फ्री मार्केट के तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ आई थिंक दो चीज़ों को गलत तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। करप्शन कोई फ्री मार्केट का लाइक लीगल पार्ट नहीं है। लेकिन अब एक और लेवल पर हम जा रहे हैं जहां वो क्रोनी कैपिटलिज्म से हटके हम ओलिगार्किक सिस्टम पे चले जा रहे हैं। माने ये भी नहीं कि चुटुर पुटुर 1000, 100, 200 लोग हैं, उनमें से भी सिर्फ चुने हुए कुछ खासा लोगों को सारा प्रोटेक्शनिज्म, सारा प्रॉफिट, सारा बेनिफिट, सारा पॉलिसी उन चोजन फ्यू के लिए बनाया जाता है। अब ये पॉलिटिकल क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो चोजन फ्यू हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस है, पैसा भी आ रहा है और आपको दिखेगा कि जीडीपी में भी इफेक्ट है। अच्छी बात है, माने इंडिया का जीडीपी और बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ने आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज कर दिया। अभी तक भाई पहले आर्ग्यूमेंट दे रहा था कि सरकार की टेल विंड को अडानी जैसे ग्रुप्स फॉलो कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा ले जा रहे हैं। और जिसका कि मैंने जवाब दिया था कि जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में इस्टेब्लिश होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके से पॉइज्ड होते हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको पता है चलता है कि इस फलाने एरिया में एयरपोर्ट आने वाला है और वहाँ इस वजह से वहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, तो आपके पास ये आइडिया आएगा कि भाई ठीक है, फिर मुझे एक अच्छी खासी ज़मीन वहाँ ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में रेट बढ़ने वाले हैं। पर उस अच्छी खासी ज़मीन को ख़रीदने के लिए आपकी जेब में पैसा तो होना चाहिए ना पहले से। तो एक तरीके की आप पोजिशनड होने चाहिए एक अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज लेने के लिए भी। अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसकी एडवांटेज लेंगे, उस एडवांटेज लेने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। ये चीज़ है। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि सब पॉलिसी उनके लिए बनाई जाती है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बिज़नेस ऐसा है जो ग्रुप जो सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ के को एडवांटेज लेने के लिए बेटर पॉइज्ड है और ले लेता है। नाउ सरकार ही उस ग्रुप के लिए बेटर पॉलिसी बना रही है। ये दो डिफरेंट चीज़ें, याद रखिए। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बट ये डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंस अपने माइंड में रखिएगा कि इससे सेक्युलर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी नहीं हो गया। सेक्युलर बड़ा आजकल तो डर्टी वर्ड है, लेकिन सेक्युलर का दूसरा मतलब सबका साथ सबका विकास ही है। माने सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा क्या? सारे लोग ऊपर आ रहे हैं क्या? बहुत सारे नए बिजनेसेस ऊपर आ रहे हैं क्या? और नए नए लोग बन रहे हैं क्या? बिलियनर्स बन रहे हैं क्या? वो देखने वाली बात है और इसी सेक्युलर ग्रोथ से ही देश अच्छा, इन्होंने ना अब ये जो पॉइंट उठाना शुरू किया ना कि क्या सबकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, सारे बिलियनियर बन रहे हैं कि नहीं, सारे लोगों को बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे लोग बिजनेसमैन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सारे लोग बिजनेसमैन बन पा रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या सारे लोगों को ऊपर आने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही अडानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अडानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऊपर आए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। सारे ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
हाँ, सारे एक सर्टेन लाइन से नीचे तो नहीं जा रहे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, सब लोगों को खाना मिलना चाहिए, सब लोगों को हेल्थ और एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई डोंट नो यार, इन लोगों के पास मिलियंस सब्सक्राइबर होते हैं, ये लोग इन चीज़ों को क्लियर करके क्यों नहीं बताते। इस चीज़ जो ये चीज़ कह रहा है ना कि सारे नहीं बन पा रहे, ये इक्विटी होता है। दो चीज़ें हैं जो लोग, अगर आप लोग जॉर्डन पीटरसन को फॉलो करते होंगे या किसी भी इस तरीके के और सैम हैरिस को फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा इस बात का डिफरेंस कि इक्विटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बंदे जो इस वक्त कह रहे हैं, आई डोंट नो ये अंडरस्टैंड नहीं करते डिफरेंस चीज़ों का, या डेलिबरेटली लोगों को गुमराह करते हैं। इक्विटी एक सही डिज़ायर नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंस को का गला घोटती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक सही डिज़ायर है, और मिनिमम सस्टेनेंस हर किसी को प्रोवाइड करना, ताकि समाज एक, मतलब होमलेसनेस ना हो जाए, समाज में गरीब लोग ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ऐसे लोग जो सस्टेन ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, ये ना हो जाए। हर किसी को मिनिमम ज़रूरत, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इस चीज़ की प्रोविज़न होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। बट हर कोई सफल हो, ये गवर्नमेंट हर किसी को क्या क्या कहते हैं उसे, कॉन्सोलेशन ट्रॉफी देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। एक टेंडर निकला है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, जो अच्छा रेट देगा वो जीत जाएगा, सिंपल बात। आगे बढ़ेगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और इसमें इंक्रीजिंगली आपको ऐसा एविडेंस दिखता है। फार्मर बिल का ऑपोजिशन क्यों हुआ था, आपको और हमें ना समझ में आया, लेकिन फार्मर्स ये समझ गया है। कहते 25 लाख करोड़ का जो एग्री बिजनेस है, एग्री बिजनेस जो टर्नओवर 25 लाख करोड़ का है, वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में चले जाता। ये कोर ऑपोजिशन था टू द न्यू फार्मर बिल। नेशनल एसेट, बिल्कुल ये कोर ऑपोजिशन था, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये अपने आप में एक बुरी चीज़ होती। क्यों नहीं होती है अपने आप में एक बुरी चीज़? इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, हर फार्मर जो है वो इंडिपेंडेंट फार्मर है अपने आप में, अग्री करता हूँ मैं। बट उस एक इंडिपेंडेंस जो होती है ना, डिपेंडेंस अपने साथ सिक्योरिटी लाती है, इंडिपेंडेंस अपने साथ रिस्क लाती है। जब फार्मर पैसे नहीं दे पाते, कर्जे में लिप्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये ह्यूमन लाइफ का नेचर का फिनोमेनन है। इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द मोर इंडिपेंडेंट यू बिकम, द मोर लेस सिक्योर, अनसिक्योर यू बिकम। द मोर सिक्योर यू बिकम, द मोर डिपेंडेंट यू बिकम, यू नो। तो आई डोंट नो इन्वर्सली हुआ या इन्वर्सली हुआ कि द मोर डिपेंडेंट यू बिकम, द लेस सिक्योर यू, द मोर सिक्योर यू बिकम। एनीवे, मैं होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई सारे फार्मर सिक्योर हो, उनकी एक सेफ आमदनी हो, खेती की इंश्योरेंस हो, ये फलाना ढिमकाना, उस हिसाब से नहीं था वो बिल सही, उस हिसाब से वो सही था बिल। बट आपको ये चाहिए कि भाई हर फार्मर के पास उसकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, जो मर्ज़ी वो उगाए, जो मर्ज़ी उगाए, जिस टाइम पे बेचे, जो मर्ज़ी करे। तो आई गेस उस हिसाब से वो बिल सही नहीं था। ये मेरा ओपिनियन है, आप अग्री एंड डिसएग्री करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में आपने सुना था ना, जो निर्मला ताई ने काफी बड़े शोर तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। 6 लाख करोड़ रुपए सरकार कमाएगी बाय मोनेटाइजेशन ऑफ 22 एसेट्स, जो कि प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, उनके हाथ में दिया जाएगा। तो सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1.6 लाख करोड़ कमाएगी रोड से, 1.5 लाख करोड़ कमाएगी रेलवे से, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से 45,000 करोड़ कमाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से 40,000 करोड़ कमाएगी, नेचुरल गैस से 24,000 करोड़ कमाएगी, और बाकी दूसरे जो चीजें हैं उससे अबाउट 22,000 करोड़ रुपए का। अब आप सोचिए, टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, माइंस, एविएशन, पोर्ट्स, अर्बन रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सबको आप किसी के हाथ दे रहे हो चलाने में। ये कौन चलाएगा? कौन है इतने बड़े बिजनेसमैन जो ये सारा चीज अपने ऊपर लेंगे और उसको चलाएंगे, जिसमें इतना पैसा लगता है? कुछ ही पूंजीपति है जो इसको। बिल्कुल सही बात की भाई ने। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे पॉइज्ड होते हैं कि जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फ़ायदा उठा सकें। बट क्या ये ये बात डेफिनेट साबित है कि गवर्नमेंट ये उनके इशारे पे कर रही है? क्या बाकी की डेवलप्ड इकोनॉमी में, दुनिया में काम इसी तरीके से नहीं होता है? क्या आज वो लोग, क्या गेल हो गया या जो मर्जी, ये जो सेल, जो ये गवर्नमेंट चीज़ें हैं जो ये ऑयल रिग्स को चलाती हैं, या ये इन बाकी टेलीकॉम वगैरह को, BSNL, MTNL को जो चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? कभी गए हो MTNL के ऑफिस में? कभी BSNL की सर्विस देखिए कैसी होती है? जो यूज़ कर रहे हैं उनको पूछ लो। जो एक प्राइवेट, अंबानी से बहुत लोगों को दिक्कत है ना, जियो यूज़ करोगे या MTNL BSNL यूज़ करोगे? किसकी सर्विस यूज़ करोगे? BSNL थोड़ा सस्ता पड़ता है जियो से,
लेट मी टेक दैट बैक, मुझे नहीं पता कौन सा सस्ता पड़ता है क्योंकि मैंने दोनों कंपेयर नहीं किया, बट होपफुली चलो एक रेट भी है तो भी कौन सा यूज़ करोगे। ये इस बात से प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट रन करे भाई, इस बात से प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसी तरीके से काम होता है। बेनिफिट करेंगे और इसीलिए बोल रहे हैं कि एक ओलिगार्किक सिस्टम पे चले जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बेनिफिट कर रहे हैं, बाकी सबके लिए बाबा। कैसे कुछ लोग सिर्फ बेनिफिट कर रहे हैं? आपको लगता है अडानी सारा अपनी सारी की सारी पूरी पावर प्लांट हर कुछ खुद चलाता है क्या? लाखों लोग काम कर रहे हैं उस बंदे के अंदर, उस बंदे के बिजनेसेस में, वो बेनिफिट नहीं कर रहे, उनको जॉब नहीं है उनके पास यार। बाजी का ठुल्लू। और वैसे नहीं मैं मिलता अदानी को ठुल्लू लेके भाई, कंट्रोवर्सीज जो आपके व्यूअर्स हैं ना उनमें से बहुत बड़ी संख्या में इन कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले लोग होंगे, की कोई कमी नहीं है। और उनमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो इसी चीज को लेकर है कि क्या ये एक बबल है, क्या अदानी ग्रुप इतनी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है, इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि उन्होंने जो अपने एसेट्स है उसको डीपली ओवर लीवरेज करके रखा है, इतना ऋण लेकर रखा है कि वो चुका नहीं पाएंगे जब टाइम आएगा, या इकोनॉमी में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जब ये इंटरनेशनल कुछ क्रेडिट एजेंसीज ने इस बात को पॉइंट आउट किया तो अदानीज ने भी बहुत क्लियरली बोला है कि हमारे एसेट्स मोनेटाइजेबल एसेट्स हैं, ये इन दी एयर नहीं है, वर्चुअल नहीं है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको चुका सकते। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया और पूरी तरीके से वैलिड पॉइंट है। कोई भी कंपनी जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो क्या वो ओवर लेवरेज कर रही है अपने एसेट्स को, ये इस चीज़ पे रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल रिसेंटली आपको देखने को मिला होगा, चाइना में एक एवरग्रांड नाम का एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एसेट डेवलपमेंट कंपनी थी, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो अपार्टमेंट्स बनाते हैं, ये वो बिल्डर कंपनी थी। आई थिंक चाइना की पता नहीं कितनी परसेंट से 40% शायद रियल एस्टेट उनके अंडर आती है, इतनी बड़ी कंपनी थी। और उस कंपनी ने हक दिया पूरा अच्छी तरीके से दबा के, और चाइनीज़ इकोनॉमी को पूरा पूरा अपने साथ लिए, लाइक दे टुक देम फॉर अ राइड। तो वो ना हो, इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कि उनके एसेट्स पे प्रॉपर ध्यान रखा जाए। सकते हैं हमारे जो डेट है इज अंडर कंट्रोल। तो कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि बहुत महान बिजनेसमैन है और बहुत यंग एज से एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं गौतम अदानी, रिस्क टेकर हमेशा रह चुके हैं। और ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि देखो सरकार के खिलाफ जाकर कोई बिजनेसमैन खास करके हमारे देश में तो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो अदानी कर रहा है वो गलत नहीं है, जो गौतम अदानी कर रहे हैं बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं भैया। वो अपना अवसर ढूंढ रहे हैं और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन जिसको अवसर दोगे यही करेगा। सवाल ये है कि सरकार क्या चाहेगी ऐसी एक छवि इंटरनेशनली। इन्होंने अवसर की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि जिसको अवसर दोगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, क्या सरकार ये अवसर सबको बराबर दे रही है या नहीं दे रही? अगर बराबर दे रही है तो फिर सरकार की कोई गलती नहीं है, ना अडानी की कोई गलती है, सिंपल। कि भैया वो किसी को सपोर्ट करती है या किसी बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट के करीबी है, क्योंकि उसके बाद कौन आएगा इंटरनेशनली, कौन आएगा बोलेगा धंधा नहीं नहीं भैया ये तो धंधा यहाँ इन लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश की छवि के लिए, हमारे देश की वृद्धि के लिए ये इमेज अच्छा नहीं है। और दूसरा, इमेज को छोड़कर सरकार को यह भी देखना होगा कि वो किसी एक ग्रुप को या दो चार इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार की छवि और सरकार की एक्शन इस तरफ होनी चाहिए कि हजारों अदानी हमारे देश में ऊपर आ रहे हैं, जो कि अभी हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो अभी बस्ट हुआ है, जहां तक यूनिकॉर्न की बात है, तो अभी आपको नए यूनिकॉर्न दिखेंगे नहीं। तो नए एंटरप्रेन्योरशिप को सरकार को इंकरेज करना होगा, तभी हम चाइना को डिफीट कर पाएंगे जिसका पर आई डोंट नो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में क्लियरली नहीं कह सकता। रिसेंटली मैंने सुना था शायद इंडिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न आए, इवन चाइना से ज़्यादा। तो आई डोंट नो वो कुछ बस्ट वगैरह हुआ है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। कैपिटा अभी इनकम हमसे 5 गुना ज्यादा है, औसतन एक चाइनीज आदमी 5 गुना ज्यादा हमसे कमाता है। अभी हम बांग्लादेश से कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरली चेंज की जरूरत है। अच्छे हैं बिजनेसमैन रखिए, बड़े बड़े उद्योगपति रखिए। चाइना ने हमसे लगभग 15 साल पहले अपनी मार्केट खोल दी थी, और वो जो 15 साल का उनको एडवांटेज मिला है ना, और जो उनकी पॉलिसीज़ है उनकी गवर्नमेंट की, दोस्त जो आप वीडियो बना रहे हो ना मेरे दोस्त, उसमें अगर आप चाइना का एग्जांपल दोगे ना कि 5 गुना हमसे आगे हैं, तो ये नहीं बनती बात। चाइना में तो सारी कंपनियां ही उनकी गवर्नमेंट में चलाती है यार। वहाँ अगर आप ओलिगार्की के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हो और चाइना का एग्जांपल दे रहे हो, तो आई एम सॉरी यार, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे सॉरी फील होता है, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, आपने रामलीला की बट रावण को ही हीरो बना दिया काइंड ऑफ। इस
अच्छा, इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे सूझ नहीं रहा, कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में, बट एनीवे ये सही चीज़ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जो छोटे हैं, मीडियम है, उन्हें भी ऊपर आने की जरूरत है। उन्हें जगह दीजिए ऊपर आने के लिए। नेता टाइप आधा उनके लिए अगेन वीडियो शायद ख़त्म हो गई है, उनको उनके लिए स्पेशल जगह नहीं बनाई जा सकती, उनको इनविटेशन लेटर दिया जा सकता है। जगह किसी जगह तो सेम है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो एक कुर्सी है, 5 पहलवान है या जितने भी पहलवान हैं, खुला चैलेंज है। जो भी पहलवान सोचे कि मैं इस कुर्सी को डिज़र्व करता हूँ, आ जाओ। जो सबसे तगड़ा पहलवान होगा वो जीत जाएगा। सिम भाई फ्री मार्केट इसी तरीके से काम करती है, इक्विटी के बेस पे। रिजर्वेशन नहीं चलती इधर। रिजर्वेशन चल के अगर इनकॉम्पिटेंट बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, अडानी कंप्लीट कर देता है, वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। मेरा सिंपल सा इतना कहना है, जो भी मोस्ट कॉम्पिटेंट मोस्ट एफिशिएंट हो उस काम को करने के लिए, उसको जॉब दी जानी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।